149 विधानसभा सीटों पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 128 विधानसभा सीटें अभी की टैली के हिसाब से जीतती दिख रही है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 86% सीटें जिन पर भाजपा लड़ी उनमें जीत रही है, जो अपने आप में भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में होने वाली कुछ चुनिंदा घटनाओं में से एक है। और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उनको लेकर के जब बात करते हैं तो सवाल एक मन में आता है कि आखिर इस जीत का श्रेय किसको दिया जाना चाहिए। क्या योगी आदित्यनाथ का वो नारा बटेंगे तो कटेंगे है, या फिर नरेंद्र मोदी का नारा एक है तो सेफ है, या फिर देवेंद्र फडणवीस का ऐलान जो धर्म युद्ध का ऐलान उन्होंने किया था, या फिर कांग्रेस की तरफ से की गई गलतियां हैं जिनका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। और इन सब का एक टेक अवे अगर हमको लेना हो तो क्या होगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। जब 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे आए और भारतीय जनता पार्टी 240 के आसपास पहुंची, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक हार के समान था। 99 सीटें जीतने वाली कांग्रेस उछल रही थी और ऐलान कर रही थी कि इस देश ने नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को नकार दिया है। नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को नकारने का मतलब यह बताया गया कि इस देश में हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, हिंदुओं के हित की बात करने वाली पॉलिटिक्स अब नहीं की जा सकेगी। लेकिन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव ने एक लाइन में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हो सकता है 2024 में हमारा मन कुछ अलग रहा हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनावों के वक्त हमने माना हो कि इस मुद्दे के अलावा कुछ मुद्दों पर वोट किया जा सकता है, या फिर ये अपने आप में एक बहकावे के शिकार होकर के उन लोगों ने गलत वोटिंग की हो। लेकिन अब एक बार फिर से रिवाइवल ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स शुरू हो चुका है। जो महाराष्ट्र चुनाव उसका दूसरा चरण है, पहला चरण हरियाणा में हो चुका था। और इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम विषयों के मद्देनजर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों का एक संदेश क्या है जिसको हम ले सकते हैं और जिसके जरिए हम देख सकते हैं जो आने वाला 4 वर्षों का राजनीतिक उठापटक का दौर है, जिसके बाद एक बार फिर से लोकसभा चुनाव होंगे, उन दौरान, उस वक्त के दौरान में क्या पॉलिटिक्स रहने वाली है। और महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और इसके गठबंधन के दल 200 सीटों से भी अधिक जगहों पर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 228 सीटों की टैली अभी दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी गर्त में जाती हुई दिखाई दे रही है। शिवसेना उद्धव गुट गर्त में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और शरद पवार के संन्यास के ऊपर तो आखिरी दस्तखत भी महाराष्ट्र की जनता ने कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर महाराष्ट्र की जनता ने पसंद किया है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। आपसे अनुरोध, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करना न भूलें। जब महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो तमाम मुद्दों की चर्चा थी, हवा में तमाम मुद्दे थे, लेकिन उसके बीच में एक नारा आता है, बटेंगे तो कटेंगे, योगी आदित्यनाथ की तरफ से। इस नारे ने महाराष्ट्र की सियासत का पूरा टोन ही बदल दिया। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा गया कि धर्म युद्ध का ऐलान है और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव अपने आप में धर्मयुद्ध है और महाराष्ट्र की जनता ने इस धर्मयुद्ध में उनको जिताया भी। और वहीं से हमारा सवाल खड़ा होता है कि आखिर महाराष्ट्र का संदेश क्या कहता है, आखिर महाराष्ट्र की सियासत किस ओर करवट लेती हुई दिख रही है और इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश का मूड क्या हो रहा है। आपको याद होगा जब बांग्लादेश में सरकार बदल रही थी या सरकार के ऊपर हाईजैकिंग हो रही थी तो उस दौरान वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए और बड़ी संख्या में अत्याचार हुए। अमेरिका तक से बयान आ गए, भारत से बयान आ गए, पूरी दुनिया के उन तमाम लोगों ने उस घटना की और उस बर्बरता की आलोचना की जो हिंदुओं के साथ की जा रही थी। उसके बाद भारत के अंदर कुछ चीजें घटित होनी शुरू हुई। लोकसभा चुनावों के नए नतीजे आए थे, नई सरकार बनी हुई थी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक नारा देते हैं, कहते हैं बांग्लादेश की स्थितियों को देख करके चीजों को समझना शुरू करो, बंटेंगे तो कटेंगे। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में ही नारा देते हैं, एक हैं तो सेफ हैं।
अब इसका असर क्या पड़ा? इसका असर जो पड़ा वही आपको आज नतीजों के रूप में दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले इकलौते दम पर 125 सीटों से ज्यादा जीतती हुई दिखाई दे रही है और एक क्लियर मेजॉरिटी की सरकार बन रही है। आखिर किस मुद्दे में वो ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सरकार चलने के बाद, इतने उठापटक की सरकार चलने के बाद, इतने सियासी घटनाक्रमों के बाद, लोकसभा चुनाव हारने के बाद, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरे तरीके से परफॉर्म करने के बाद भी इतना अच्छा जब नतीजा पाती है तो किस मुद्दे में वो दम है? क्या विकास के मुद्दे में वो दम है? क्या जातिगत रूप से कोई ऐसा समीकरण चल गया जिसकी वजह से ऐसा हो गया? क्या क्षेत्र का कोई ऐसा सियासत हो गया कि जिसकी वजह से ये मुद्दे काम कर गए और भारतीय जनता पार्टी यहां पहुंच गई? तो नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मतलब है। इसका मतलब यह है कि जिस हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को, जिन हिंदुओं के हितों की बात करने वाली सियासत को हराने का दंभ भरते हुए राहुल गांधी हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में घूम रहे थे, महाराष्ट्र की जनता ने एक बार फिर से बता दिया है कि अभी वो पॉलिटिक्स धूल धूसर नहीं हुई है। अभी तो उसके उदय का काल है। अभी एक आध बार बादल आएंगे, लेकिन अंत का नतीजा ऐसा ही रहने वाला है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे यही कहते हैं। इसमें एक और चीज आपको समझनी चाहिए। शिवसेना जो एक समय पर हिंदुस्तान की सबसे फायर ब्रांड पार्टी हुआ करती थी, जिसके नेता स्पष्ट रूप से यह कहा करते थे, बाला साहब ठाकरे, जब उनसे सवाल पूछा गया कि 92 के दंगों में आपका हाथ था, उन्होंने कहा हाथ नहीं पैर था हमारा। उनसे जब सवाल पूछा गया कि बाबरी ढांचा गिराने का आरोप आपके ऊपर लगता है, आपके शिवसैनिकों के ऊपर लगता है, तो उन्होंने कहा आरोप नहीं है, यह गर्व की बात है। उन्होंने ऐसे तमाम बयान दिए। उन्होंने साथ ही साथ कांग्रेस के साथ सियासत करने को यह कहा था कि जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ सियासत करनी होगी उस दिन मैं अपनी दुकान बंद करके बैठ जाऊंगा। लेकिन उनके ही बेटे और उनकी सियासत का असली वारिस होने का दावा करने वाले उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पर यू टर्न लेके चले गए। क्यों? क्योंकि शरद पवार ने उनको लालच दे दिया था 2019 में कि भाई तुम तो बड़ी पार्टी बन चुके हो, श्रद्धेय बाला साहब के बेटे हो, मुख्यमंत्री से नीचे क्या स्वीकार करोगे। वो इसी दमक में चले गए, 1.5 साल की सरकार चलाई और उसके बाद लगातार उनका डिक्लाइन हुआ। महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा चुनाव अलग अलग लोगों के लिए अलग मायने लेकर के आए थे, लेकिन शिवसेना जो 2 फ्रैक्शंस में बटी हुई थी, असली जो शिवसेना का सिंबल और तमाम चीजें थी वो शिवसेना शिंदे के पास थी और जो नकली शिवसेना कह लीजिए वो उद्धव ठाकरे के पास रह गई थी। लेकिन उद्धव ठाकरे शिंदे को गद्दार कह रहे थे इन्होंने गद्दारी की है। अब गद्दारी किस चीज से की है? क्या परिवार से गद्दारी की है या फिर जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करता था वो परिवार, उससे की है? तो परिवार से गद्दारी मेन मुद्दा था, लेकिन जनता परिवार की नहीं विचारधारा के ऊपर काम करती है। और हिंदुत्व की जिस सियासत को किन्हीं कारणों से प्रभाव में आकर के उद्धव ठाकरे साहब ने कहा था कि अब हम इसकी सियासत नहीं करेंगे, अब हमारा समय बदल गया है, अब हमारी सियासत बदल गई है। जनता ने यह संदेश दिया कि न समय बदला है, न सियासत बदली है, बदले हैं तो आप, और हम बदलने के लिए अभी तैयार नहीं है। और हमारा एक ही हित है और एक ही विषय है कि हम हिंदुओं की रक्षा कैसे हो, हम हिंदुओं के हितों की बात कैसे हो, हमारे लिए कैसे बातें हो। और इसी पर मुहर लगाने का काम महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव में हुआ है, जहां पर शिवसेना 15 सीटों के आसपास घूमती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिसको नकली शिवसेना उद्धव ठाकरे कह रहे थे, उसने क्या किया? वो भारतीय जनता पार्टी से भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 90% से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ यहां पर सियासी मैदान में उतरी और उसके बाद अब सदन में पहुंचती हुई दिख रही है। यानी महाराष्ट्र की जनता ने और शिवसेना के काडर ने इस बात को तय कर दिया है, इस बात पर मुहर लगा दी है कि जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो हिंदुत्व की सियासत करेगा, हिंदू हितों की बात करेगा, उसके साथ विकास की बात करेगा, हम उसके साथ हैं, हम किसी छलिया के साथ में नहीं हैं। आज जो नतीजे आए हैं ये उनका एक मेजर अगर टेक अवे देख लें। इसके अलावा किन चीजों पर बातें कर सकते हैं? इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रहा नैरेटिव। जब भी कोई चुनाव होता है, जब भी कोई सियासत होती है तो बात होने लगती है नैरेटिव की। नैरेटिव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लोगों ने जिस तरह से काम किया, और स्पेशली अगर 2 हम चीज़ों की बात करें, एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से 60,000 कार्यकर्ता हरियाणा की तर्ज पर जिस तरह जमीन पर उतारे गए और 12,000 से ज़्यादा सभाएं की, जिसकी खबरें भी आपने नहीं सुनी होंगी।
उन्होंने कितना माइंड मेकअप का काम किया और उसी का नतीजा रहा कि 61% जो 2019 का एक बड़ा कहा गया कि बहुत जनता उतर करके सड़क पे आई और वोट किया उसने, उससे भी 5% ज्यादा 66% वोटिंग हुई। उसमें आरएसएस का एक बड़ा योगदान था। और नैरेटिव में दूसरा जो मेजर योगदान रहा वो कुछ पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज जो कंपनीज होती हैं जो काम करती हैं, इसको लेकर के भी अब धीरे धीरे बहस होने लगी है क्योंकि रोल बढ़ता जा रहा है। और उसमें अगर हम देखें कि कांग्रेस के लिए काम करने वाली कंपनीज और बीजेपी के लिए काम करने वाली कंपनीज ने क्या डेटा दिया और उसका क्या रिजल्ट और आउटकम हमें देखने को मिला, तो इसका रिजल्ट यह है कि कांग्रेस पार्टी और एमवीए जो महाविकास अघाड़ी थी वो पूरे चुनाव में सिंगल लाइन नैरेटिव बनाने के लिए तरसती रह गई। पहले राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर के गए, उसके बाद महंगाई की बात करी, उसके बाद किसानों की बात करी, शिवसेना का राग अलग था कि गद्दारी कर दी है, असली शिवसेना नहीं है, नकली शिवसेना है, इन तमाम चीजों की लाइन लेकर के चलते रहे। और शरद पवार इन दोनों के बीच कुछ घालमेल करते रहे। वो अडानी के साथ भी खड़े थे, वो अडानी का भी समर्थन कर रहे थे, वो राहुल गांधी का भी समर्थन कर रहे थे और वो उद्धव ठाकरे का भी समर्थन कर रहे थे और वो अपना दिल दूसरी तरफ धड़का रहे थे अजीत पवार के लिए, यानी तीनों तरफ थे। तो इस तरह से चीजें रही। इनका नैरेटिव सिंगल लाइन नहीं बना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस भी क्षेत्र में नैरेटिव बनाने की कोशिश करी उस क्षेत्र में उनको कम से कम नतीजों को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि सफलता मिली है। चाहे वो वराहे एक कंपनी करके नाम है उसने किया हो, या फिर जो शो टाइम जो शिंदे गुट के लिए शिवसेना शिंदे के लिए काम कर रही थी उनकी तरफ से किया गया काम हो, इन लोगों की तरफ से दिए गए डेटा को जिस तरह से बीजेपी के संगठन ने इस्तेमाल किया, चूंकि इन कंपनीज का काम बड़ा माइक्रो लेवल पर जा करके हर पंचायत स्तर पर बूथ स्तर पर जा करके एक डेटा को कलेक्ट करके आना, जो वहां के राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग स्पष्ट रूप से नहीं निकाल पाते हैं या वो प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है, उसको एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में ला करके एक फिल्टर्ड तरीके से जब नैरेटिव बनाया जाता है तब उसका इंपैक्ट हमको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आज 128 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सिंगल हैंडेडली और पूरा जो संगठन जो अगर हम कहें तो महायुति वो आपको 225 सीटों से ज्यादा जीतती हुई आज दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो 3.5 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर के महायुति चुनावी मैदान में पहुंची थी, उसमें उनके पास जो कामकाज का रिपोर्ट कार्ड था वो भी एक प्रभावशाली टूल रहा उनके लिए। अगर आप देखें तो जो एक योजना लाडली बहन योजना जो मध्य प्रदेश में चली थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने महिला वोट बैंक को साधने के लिए और स्पेशली रूरल महिला वोट बैंक को साधने के लिए जिस तरह की स्कीम्स निकाली, जिस तरह की योजनाएं निकाली, एक समय पर यही भारतीय जनता पार्टी थी जो फ्रीबीज का विरोध भी करती थी, लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स इतना बनती चली गई, अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत उसकी करी, फिर कांग्रेस ने कर्नाटक में इस तरह से, हिमाचल में इस तरह से इन चीज़ों को किया, फिर भारतीय जनता पार्टी को भी उस लाइन पर आना पड़ा और उस लाइन पर आते हुए क्या शानदार काम किया। उनकी तरफ से एक योजना निकाली गई माझी लाड़की बहन। इस योजना के तहत 1500 रुपए हर महिला को दिए जा रहे थे महाराष्ट्र की, और इसकी जद में आने वाली महिलाएं थी 2.34 करोड़, 2.34 करोड़। ये अपने आप में अगर महाराष्ट्र की महिलाओं की वोट की कुल संख्या देखेंगे तो उसकी आधे से ज्यादा की संख्या होती है। यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी इतने थे बीजेपी के पास जो सीधे तौर पर भाजपा सरकार की एक योजना की वजह से लाभान्वित हो रहे थे। वह भी अपने आप में एक मेजर चीज रही जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली है। और इसके अलावा आरएसएस और बीजेपी के बीच समन्वय को लेकर के जिस तरह के प्रश्न 2024 के लोकसभा चुनावों में उठे थे, उसके बाद यह नजर आ रहा है, चाहे वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव आप देखेंगे और उसके बाद अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव आप देखेंगे, तो समन्वय काफी बेहतर हुआ है और आरएसएस एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। हमने आपको शुरू में बताया कि किस तरह से 60,000 कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जमीन पर उतरे, 12,000 से ज्यादा सभाएं की और जनता के बीच में अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश करी। अगर हम एक सम निकाल करके कुल मिला करके बात करें तो यह एक चीज स्पष्ट रही कि जो नैरेटिव के लेवल पर थे वहां पर बीजेपी A++ लेकर के चल रही थी, और इसके अलावा जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जो बीजेपी की कोर आइडेंटिटी है उसको लेकर के किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में बीजेपी आई ही नहीं। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे का बयान का विरोध बीजेपी के अपने लोगों, बीजेपी के मतलब जो गठबंधन के लोग थे उनमें से कई लोगों ने कर दिया, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो जो महाराष्ट्र से आने वाले लोग हैं, उन लोगों ने समर्थन किया और जो
जिला स्तर के नेता थे, जो युवा नेता थे, उनके बीच तो इस नारे का अलग ही क्रेज गया और फिर इसको वैलिडेशन नरेंद्र मोदी से मिल गया, एक है तो सेफ है। इसकी वजह से जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स थी, जिसको 2024 में कहा गया भैया कुछ गड़बड़ा गई है, वो अपने आप में एक ऐसी चीज रही जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थिति में आपको देखने को मिल रही है। आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका क्या टेक अवे है इस इलेक्शन से। और भी हम विषयों पर, जो महाराष्ट्र के चुनाव हैं, इसकी समीक्षा भी चलती रहेगी और भी जिन चीज़ों पर इनपुट्स हमको मिलते हैं उनको लेकर के हम बात करते रहेंगे आने वाले वीडियोज़ में। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ अपनी राय भी हमारे साथ साझा ज़रूर करें। धन्यवाद।